हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग उत्तक को पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने कोशिका को पढ़ा था, तो सबसे पहले कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्नों को कर लेंगे। जो हमने नहीं पढ़ा तो उससे भी जो इम्पोर्टेंट है उन प्रश्नों को 2-3 प्रश्न हम कर लेते हैं, जिसे हम पिछले वीडियोज़ में नहीं बता सके थे। इसके साथ ही ये हम बता दें कि ये सभी के लिए अनिवार्य है, यानी सभी में विज्ञान से संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज जो हम उत्तक पढ़ रहे हैं ये क्लास 9th में चैप्टर 6 में उत्तक नाम का पार्ट है, उसमें ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, सारे लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। इसमें हम केवल आज इस वीडियो में पादप जो उत्तक है उसे ही पढ़ेंगे। तो सारा चीज़ क्लियर हो गया, सारी चीज़ समझ गए कि किसे पढ़ना है किसे नहीं पढ़ना है, सभी को पढ़ना है। तो ध्यान से एक बार सुन लीजिए, हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में सारा चीज़ आपको याद करवा दें। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं पिछले वीडियोज़ का, 2-3 प्रश्न जो हम नहीं बता पाए थे। एक प्रश्न ये बनता है, कोशिका की जब चर्चा करते हैं तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका को अंग्रेजी में लिखते हैं हम लोग सेल। तो सेल को ये अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को अगर आपका आंसर है साइटोलॉजी, तो निश्चित रूप से सही है। सेल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। CYTOLOGY। ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आएगा तो कभी भी इसका देखिएगा, तो वैसे तो कोशिका विज्ञान वगैरह लिखा जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में ही साइटोलॉजी लिख देता है। हिंदी में साइटोलॉजी जैसे लिखा जाता है ना, साइटोलॉजी ऐसे करके लिख देगा, कोई समझ में नहीं आएगा। तो इसको करेंगे क्या, इसको सी से, जब उसका अंग्रेजी वर्जन निकाल लीजिएगा वहाँ सी से पढ़िएगा। साई, इधर सी, समझ में आ गया। CE सेल है ना, CY, ठीक है। तो इन दोनों को देख के आप टिक कर सकते हैं, अच्छा यही सेल वाला है, याद हो गया। इसके बाद एक और प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आप जानते होंगे, निश्चित रूप से सारे लोग जानते होंगे। सबसे बड़ी कोशिका एक ऐसा अंडा होता है जो बहुत बड़ा होता है। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? वही सबसे बड़ी कोशिका है, निश्चित रूप से जानते होंगे। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसे याद कर आने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है, वही सबसे बड़ी कोशिका है। क्लियर हो गया। एक और प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। सबसे छोटी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपका उत्तर है माइकोप्लाज्मा, तो निश्चित रूप से करेक्ट आंसर है माइको। इसको कैसे याद करेंगे? छोटी, छोटी का मतलब वैसा चीज़ जो छोटा हो को, वैसे आप जानते हैं कि जनरल भाषा में छोटी चीज़ों को माइक्रो, माइक्रो शब्द से यूज करें। माइक्रो है, माइक्रो है, माइक्रो यानी छोटा। माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पे शब्द भी आता है माइको, माइकोप्लाज्मा, इसे सही लिख लीजिएगा, सुन रहे हैं, माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटी। तो ये हो गया सारे लेवल पे। लेकिन अगर मनुष्य में यही क्वेश्चन मैं पूछ दूं कि जो मतलब ये पूछूं मैं कि सबसे छोटी कोशिका बताइए, जो मानव है उसमें सबसे छोटी कोशिका क्या होगा? मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म को कहा जाता है, और वही सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को कहा जाता है। ये याद करने की क्या ज़रूरत, समझ गए होंगे। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म को और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को कहते हैं। और एक और चीज़ जो हमने नहीं पढ़ाया था, वैसे 11th में मेरे ख्याल से ये मिलेगा वैसे, लेकिन पढ़ लीजिए। हमने बताया था कि अपना DNA जो होता है वो 2 चीज़ों में पाया जाता है। वैसे केंद्रक में तो होता है, इसके अतिरिक्त देखा जाए तो माइक्रोकॉन्ड्रिया और लवक में, हरित लवक में पाया जाता है। तो ये जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये जो होता है इसको हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं, याद रखिएगा। वैसे आपके बुक में नहीं है, माइक्रोकॉन्ड्रिया इंग देता है, लेकिन इसे कभी कभी हिंदी में देख लीजिएगा, कहीं दे दे तो उसका इंग्लिश वर्जन कर लीजिएगा, या कंफ्यूज मत होइएगा। सूत्र कणिका इसको कहा जाता है। तो इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं, जो लवक होता है या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कौन से राइबोसोम होते हैं? वैसे राइबोसोम के बारे में ही केवल बताया। मैं आपको बता दूं, राइबोसोम 2 तरह के मिलते हैं, एक 70S होता है और एक 80S होता है। केवल याद कर लीजिए, कुछ करना नहीं है। तो 70S छोटा है या 80S छोटा है? तो 70 कम है कि 80 कम है? तो आप ये सर 70 कम है। तो याद रखिएगा कि 70 कम है कि जितने छोटे जीव होते हैं उसमें 70S होता है। क्या होता है? 70S होता है। अब थोड़ा सा याद कर लीजिए, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है और जो लवक होते हैं
तो उसमें भी क्या पाया जाता है, 70s पाया जाता है। क्लियर हो गया। और इसमें अच्छा, ये दोनों चीज़ क्लियर हो गए। और पिछले वीडियोज़ में हमने प्रोकैरियोट्स भी बताया था और यूकैरियोट्स भी बताया था। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोकैरियोट्स होता है एक कोशिका का होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, उसी को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स मीन्स कौन होते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली होता है। डिफिनीशन याद रखिएगा, दोनों में केंद्रक झिल्ली होने और नहीं होने से अंतर किया जाता है। एक कोशिका बहुकोशिका के लिए नहीं कहा जाता है। कुछ एक कोशिकीय जीव भी यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव भी यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे में कौन हो सकता है, एक कोशिकीय शैवाल हो सकता है, आपका अमीबा हो सकता है, अमीबा मतलब प्रोटोजोआ वगैरह हो सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा पिक्चर उसका धुंधला था, अच्छे तरीके एक ही पेज में लिख दिया गया था, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ठीक से आपको दिखना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं उत्तक को। उत्तक का सबसे पहला प्रश्न वही बनेगा कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं। कि उत्तक के अध्ययन को, उत्तक का अध्ययन उत्तक विज्ञान या औतिकी, औतिकी उत्तक विज्ञान तो लिखेगा नहीं, देख के ही समझ जाएंगे, इसको लिखेगा हिस्टोलॉजी। क्या लिखेगा, हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे है कि HIST, टी आया ना, टिश्यू, यहाँ से हिस्टोलॉजी। चाहिए ऐसे 10 बार रट लीजिए। चलिए रटवा देते हैं आपको। हिस्टो, हिस्टो टिश्यू, हिस्टो टिश्यू, हिस्टो टिश्यू, हिस्टो टिश्यू, हिस्टो टिश्यू। दूसरा चीज़ क्या, HIS यहाँ लिखा गया ना, इसमें देखिएगा बहुत सारे एस हैं। टिश्यू में क्या है ना, बहुत सारे एस हैं, याद हो जाएगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या हो गया, टिश्यू का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, ये NCERT बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। तो मार्सेलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मार्सेलो को। कैसे नाम याद रखेंगे, मार्सेलो। सेल मीन्स क्या होता है बाबू, कोशिका होता है। तो कोशिका को जब मारने की बात आ जाएगा तो समझ जाइए कि कोशिका को पकड़ के मारने की बात आ गया तो क्या होगा, ऊतक हो जाएगा। पकड़ के मारने की बात आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। वही चीज़ मैं याद करवाने के लिए, मार्सेलो, सेलो को मारो, मार सेलो मतलब सेलो को मारो, यानी सेल को यानी कोशिका को मारो। ये किसके जनक है, हिस्टोलॉजी के जनक हैं। पूरा नाम है इनका मार्सेलो मैलिअथी, देख लीजिएगा एक बार, को कहा जाता है। मेल्पिघी को कहा जाता है। यहाँ पे अगला पॉइंट देखा जाए तो है, सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। तो हाइड्रा जेलीफिश याद कर लीजिएगा, उतना मतलब ये पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे से, ऊतक से। ऊतक की जो परिभाषा दिया गया है आपके NCERT बुक 9th में, वो क्या लिखा गया, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। यही ऊतक आपका होता है। तो 3 शब्द इसमें मिले, आकृति, कार्य और समूह। और ये क्या होता है, समान रूप से होता है, तो इसे क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। अब ऊतक को, ऊतक में देखा जाए तो 2 तरह के आपको अलग अलग डिवाइड करना होगा। एक तो पेड़ पौधों में अलग तरह के ऊतक पाए जाएंगे, उसे पढ़ना होगा। एक जीव जंतुओं में जो ऊतक होते हैं उसे आपको पढ़ना होगा। पेड़ पौधों में जो ऊतक होते हैं वो अधिकतर देखा जाए तो मृत पाए जाते हैं, जबकि जीव जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधों में ऊतक इसलिए ज़्यादातर मृत पाए जाते हैं क्योंकि उसे चलना नहीं होता है, एक जगह स्थिर होते हैं। इन ऊतकों में देखा जाए, पादप ऊतक में, पादप मीन्स क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। पद से पेड़ पौधे, पद से पादप। का पादप का मतलब समझ गए होंगे, पादप ऊतक मतलब पेड़ पौधे के ऊतक। इसे देखा जाए तो कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो पेड़ पौधों को देखिएगा तो वो करते क्या है, कोई छोटा सा कोई बीज ले लिया आपने, वो कहीं डाल दिया, को धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, बढ़ते 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 बड़ा पेड़ हो जाता है, या जैसा पेड़ हो, पौधा हो, जैसा हो उस तरह का रूप ले लेता है। यानी इसे देखा जाए तो एक तो ये धीरे धीरे अंकुरित होकर बढ़ रहा है, तो एक तो वृद्धि हो रहा है, तो इसे 2 भागों में इसे बांट दिया जाता है। एक तो वृद्धि होता है, बाद में जाके अस्थायी हो जाता है,
एक तो वृद्धि होता है, बाद में जाकर स्थायी हो जाता है। इसी तरीके से इस पादप उत्तक को भी बांटा गया दो भागों में। एक तो होता है वृद्धि वाला, जिसे विभाजोत्तक कहते हैं। वृद्धि वाले को क्या कहते हैं, किस अन्य नाम से जानते हैं, विभाजोत्तक के नाम से। और दूसरा जो होता है अस्थाई उत्तक होता है। दूसरा क्या होता है, अस्थाई उत्तक होता है। विभाजोत्तक जो होता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं, वो है वृद्धि। वृद्धि उत्तक या विभाजोत्तक उत्तक के क्या मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है वृद्धि या विभाजोत्तक का, कि ये जो होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। क्यों क्रियाशील होती है, क्योंकि इसको क्या करना होता है ना, देखिए विभाजोत्तक मीन्स क्या होगा, किसी चीज़ का विभाजन कर देना, बांट देना। जैसे कोई जब आगे जब पढ़िएगा सेल विभाजन वगैरह, तो एक सेल विभाजन क्या होता है ना आगे के क्लास में, तो उसको विभाजित करके दो भागों में उसे बांट देता है। फिर एक मतलब मान लीजिए कि ये एक सेल हो गया, इसको दो भागों में बांट के ना ये एक अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये इस तरह का सेल विभाजन आपको पढ़ना है। इसी तरीके से हमारे शरीर वगैरह में चोट वगैरह लगता है कि इसी तरीके से होता है। सेल विभाजन कितने तरह के होते हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं आगे के क्लास में। फिलहाल यहाँ देखते हैं, इसी तरीके से विभाजोत्तक है, वृद्धि है। तो इसमें पहला होता है कि तो ये किस में होगा, तो ये होगा कोशिकाएं जहाँ अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। क्रियाशील क्यों, इसकी कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील कैसे याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे अधिक क्रियाशील रहेगी तभी तो वो बांट सकेगा, किसी से अलग होगा तभी तो वो बांट के एक नया बना सकेगा। इसीलिए इसकी कोशिकाएं जो होती हैं अधिक क्रियाशील होती हैं। अधिक कोशिका द्रव होता है। अधिक कोशिका द्रव इसलिए होता है क्योंकि वो बांटना है, क्योंकि विभाजन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको वृद्धि करना है। नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि करना, उसको बढ़ाना है। उसको क्या करना है, सारे चीज़ों को बढ़ाना है। विभाजन करके सारी चीज़ों को वृद्धि करना है, बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, जो भी उसकी कोशिकाएं हों वो अधिक क्रियाशील हों, अधिक कोशिका द्रव हों। और इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा, पतली कोशिका भित्ति होना चाहिए। पतली कोशिका भित्ति होना चाहिए। कोशिका भित्ति के बारे में हमने आपको स्पष्ट रूप से पहले भी बता दिया है। कोशिका भित्ति जो होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो सबसे बाहर रहता है कोशिका भित्ति। और वो क्या होता है, किसी चीज़ को अंदर नहीं जाना जाता है, वो कठोर बनाता है। तो अगर इसको इसी समय कठोर मोटा करके कठोर कर दिया जाएगा तो विभाजन होगा, नहीं होगा। इसीलिए इसकी कोशिका जो भित्ति होती है वो क्या होता है, पतली होता है। क्लियर, 3 पॉइंट याद हो गया। अत्यधिक क्रियाशील, अधिक कोशिका द्रव और पतली कोशिका भित्ति होती है। और साथ में अस्पष्ट केंद्रक होगा। अस्पष्ट केंद्रक क्यों होगा, अगर इसमें अस्पष्ट केंद्रक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अस्पष्ट केंद्रक नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर ये चल जाएगा जीवाणु के क्षेत्र में, यानी प्रोकैरियोट्स हो प्रोकैरियोटिक्स हो जाएगा। यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, उसमें केंद्रक जो होता है स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी झिल्ली नहीं होती है। तो यहाँ पे अस्पष्ट केंद्रक होता है, याद रखिएगा। 4 पॉइंट याद हो गए। इसमें रसधानी नहीं होता है। रसधानी क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को, रसधानी में क्या होता है ना, सारी चीज़ों को वो संग्रह करता है, इकट्ठा करके, वो जो भी इम्पोर्टेंट होता है उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखता है। और अमीबा तो देखा जाए तो सारा कार्य करता है, जो भी भोजन वगैरह लेता है वहाँ पे इकट्ठा कर लेता है, फिर उसी की सहायता से बाहर करता है। तो रसधानी जो होता है ना, सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है कि यहाँ क्या भोजन वगैरह इकट्ठा करने की इसको क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं, इसे तो विभाजन करके आगे बढ़ाना है, यही काम है। तो ये 5 पॉइंट जो हैं ये केवल बताते हैं विभाजोत्तक के बारे में कि इस तरह का ये होता है। अगर इसे देखा जाए विभाजोत्तक को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो मात्र 3 भाग में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है शीर्षस्थ, दूसरा होता है पार्श्व और तीसरा होता है अंतर्विष्ट विभाजोत्तक। नाम केवल याद कीजिए, बाकी सब याद करा देंगे। शीर्ष, अब देखिए किसी भी चीज़ को बांटिएगा वो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है शीर्ष, यानी जो शीर्ष पे रहे, जो ऊपर रहे, उसे हम शीर्ष कहते हैं। दूसरा होता है पार्श्व और तीसरा होता है अंतर्विष्ट। अब शीर्षस्थ क्या होता है, शीर्षस्थ क्या होता है, जो ऊपर में रहता है वो क्या करता है, तो शीर्षस्थ लंबाई में वृद्धि करता है। शीर्षस्थ जो होता है लंबाई में वृद्धि करता है। वृद्धि तो ये सब करेंगे, वृद्धि तो ये सब करेंगे, लेकिन याद रखिएगा शीर्षस्थ जो होता है वो लंबाई में वृद्धि करता है। शीर्षस्थ जो होगा, देखिए होगा क्या, मान लीजिए कि एक पेड़ का पौधा हो गया, एक पौधा आप ले लीजिए कोई भी। अब यहाँ पे
शीर्ष क्या होता है, ये ऊपर में हो गया। अब इसको यहाँ से ऊपर में वृद्धि करना है, ऊपर में आगे इसको बढ़ाना है। तो ये क्या करेगा, बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है इसे लंबा करना है। तो लंबाई में वृद्धि कौन करेगा, ऊपर वाला शीर्षस्थ। लंबाई में वृद्धि कौन करेगा, ऊपर वाला। याद रखिएगा, मोटाई में वृद्धि नहीं कर रहा, लंबा कर रहा है इसको क्या कर रहा है, लंबा कर रहा है। तो प्ररोह के शीर्षस्थ विभाजोतक जड़ों एवं तनों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, जिसे शीर्षस्थ के नाम से जाना जाता है। शीर्षस्थ में शीर्ष पे जो रहेगा वो क्या करेगा, जड़ और तना में क्या करेगा, इसकी लंबाई में वृद्धि करेगा। लंबाई में, मोटा नहीं करेगा, याद रखिएगा, लंबाई में वृद्धि करेगा। तो मोटा कौन करेगा, मान लीजिए ये तना है, इसको और हम चाहते इतना बड़ा मोटा हो जाए, फिर इतना बड़ा मोटा हो जाए, इतना बड़ा मोटा हो जाए। कब ये होता है कि ये कैम्बियम करता है। बाद में आप देखते हैं ना कि 10 साल के बाद हाँ एक चक्रा बन गया, 20 मतलब 10-10 साल में एक चक्रा ऐसे बनते जाता है। तो ये कौन करता है, कैम्बियम। अंग्रेजी में देखिएगा कैम्बियम मिल जाएगा, हिंदी में देखिएगा तो पार्श्व मिल जाएगा, पार्श्व। तो ये करता है क्या है कि ये तने की परिधि या मूल में वृद्धि करता है। तने की परिधि क्या होता है, तना, पेड़ का तना इसको कहते हैं, इसकी परिधि में वृद्धि करता है। परिधि मतलब ये वाला, इसमें ये क्या करता है, इसका चौड़ाई एक तरह से या मोटाई कहिए, इसको बढ़ाता है। या मूल में, यानी जब भी मोटाई की चर्चा हो, तने की शब्द याद रखिएगा, तने की परिधि, यही शब्द यूज किया गया, मोटाई वगैरह नहीं यूज किया गया है, मोटाई चौड़ाई। तो तने की परिधि यानी याद रखिएगा, परिधि किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। वृत्त का परिधि क्या है, ये गोल वाला। अब इसी को और मोटा करते हुए जाएगा। तो तने की परिधि में या मूल में ये वृद्धि करता है। मूल में क्या करता है, ये वृद्धि करता है। तीसरा है अंतर्विष्ट विभाजोतक। ये क्या होता है, कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं, कुछ पौधों के पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। बस इतना ही याद है, पर्व संधियों के पास ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो पर्व संधियों की जब भी बात आए, पर्व संधि क्या होगा ना, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसका बीच का जो ये संधि होता है। जैसे मैं छोटे छोटे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। मान लीजिए जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे, जैसे घास ले लिया आपने, वो घास को देखिएगा, यहाँ इतना बड़ा होता है, फिर यहाँ पे इतना बड़ा दूसरा, फिर यहाँ पे इतना बड़ा। जब भी घास को काटिएगा तो यहाँ से काट के आप अलग कर देंगे, तो ये वाला जो चीज़ होता है ना, ये वाले से फिर ये पनपने लगेगा। मान लीजिए यहाँ से काट दिए तो फिर यहाँ से ये पनपने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। ये कौन सा होता है कि ये पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं, वही पर्व संधि कहलाता है। वही क्या होता है, पर्व संधि कहलाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा ये पाया गया, पूरा एक ही रहेगा, तो इसको काटिएगा तो यहीं से ख़त्म हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, यहीं से ख़त्म हो जाएगा, ये बढ़ेगा ही नहीं। या जड़ से काट दिए तो बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए ये अपना क्या करता है ना, अपना स्तर से, अपने रूप से, घास को देखिएगा ध्यान से, ऐसे पर्व संधि से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इसमें कौन सा पाया जाएगा विभाजोतक को, अंतर्विष्ट। वो क्या होगा, अंतर्विष्ट। समझ में आ गया, पर्व संधियों, ये भी समझ गए। तो यही मात्र 3 विभाजोतक होते हैं, और मुझे लग रहा है कि आपको याद भी हो गया होगा। अब यही विभाजोतक क्या करता है आगे चल के, तो ये अस्थाई उत्तक में तब्दील हो जाता है। यही विभाजोतक करते जाएगा। कितने, मान लीजिए कि कोई भी पेड़ पौधा के स्टार्टिंग में विभाजोतक बना रहा है, वो बन रहा है, आगे बढ़ के वो होगा क्या विभाजोतक, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अस्थाई उत्तक में। कैसे, इसको एक नाम से भी जानते हैं, विभेदीकरण के नाम से। इस क्रिया को किस नाम से जानते हैं, विभेदीकरण। लेकिन ये कन्वर्ट कैसे होता है वो केवल सुन लीजिए। विभाजोतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं। क्या करती हैं, एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं। एक विशिष्ट कार्य करेंगी और विभाजित होने की जो शक्ति होगा वो खो देंगी, जिसके फलस्वरूप अस्थायी ऊतक बनती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अस्थायी ऊतक बनती है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। अब इसके बाद जो विभाजोतक है वो किस रूप में चली गई, अस्थायी ऊतक के रूप में। तो अस्थायी ऊतक देखा जाए तो 2 भागों में इसे बांट सकते हैं। एक तो होता है आपका सरल, दूसरा होता है जटिल। सरल को सरल क्यों कहते हैं और जटिल को जटिल क्यों कहते हैं, इसके भी कारण है। सरल को सरल इसलिए कहते हैं, सरल या साधारण उत्तक इसलिए कहते हैं, सरल अस्थायी उत्तक, इसका पूरा नाम याद रखिए, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। इससे क्या होगा ना, क्लियर हो जाएगा कि विभाजोतक नहीं है, अलग है। को अस्थायी
ऊतक जो है इसमें सरल अस्थायी ऊतक जो होता है उसे सरल अस्थायी ऊतक या साधारण अस्थायी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो होता है एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कितने प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा। कितने प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने रहते हैं, इसीलिए इसे सरल कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा जटिल। जटिल में क्या हो जाएगा, एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा ये एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। बने तो होते हैं, एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा ये एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। एक इकाई की तरह, एक यूनिट की तरह वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्लियर हो गया सरल और जटिल में अंतर? सरल क्यों कहते हैं, जटिल क्यों कहते हैं, कुछ अब ये दोनों का नाम मैं कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन कर लेता हूँ ताकि हमें लगे कि आपने कर लिया, आपको याद हो गया कुछ चीज़ें। अब सरल को देखा जाए तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? सरल अस्थायी ऊतक को, कुछ सरल अस्थायी ऊतक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आता है। एक होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हिंदी में कहा जाता है, लेकिन जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो पैरेन्काइमा ही पूछेगा। मृदुतक इसको कहते हैं, मृदु याद करवाएंगे कैसे कहते हैं। और पैरेन्काइमा शब्द भी नया लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिए। पैरेन्काइमा से संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका नाम भी पैरेन्काइमा ही लिखेगा, मृदुतक नहीं लिखेगा। तो सरल अस्थायी ऊतक एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कैलेनकाइमा और तीसरा होता है एस्केलेकाइमा। तो ये 3 नाम है, तीनों नाम अंग्रेजी के हैं, तीनों नाम याद करना होगा। और जटिल ऊतक का क्या क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, ये तो जानते होंगे, जाइलम और फ्लोएम ये जटिल ऊतक के हैं। तो इसमें से कुछ प्रश्न हमने कहा था पूछेंगे हम, तो चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये बताइए कि जो अगर मैं ये कहूँ कि लंबाई में वृद्धि करना हो, जड़ और तना की लंबाई में वृद्धि करना हो, तो कौन सा ऊतक का प्रयोग किया जाता है, विभाजोत्तक का या अस्थायी ऊतक का? कौन सा, अस्थायी ऊतक का, विभाजोत्तक का? जी हाँ, विभाजोत्तक में कौन है जो लंबाई के लिए होता है? लंबाई के लिए कौन होता है बताइए कमेंट सेक्शन में। ये लाइव तो नहीं है लेकिन बताइए ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आपने याद कर लिया। तो लंबाई के लिए क्या होता है ना, ऊपर से लंबा यानी बढ़ता है, उससे स्वस्थ हो जाएगा। पार्श्व किसके लिए होता है? कैम्बियम परिधि के लिए होता है ना, परिधि जो चौड़ाई आता है, याद हो गया। और तीसरा वाला संधि का होगा, जैसे घास को काटिएगा तो वो हट जाएगा, को संधि के लिए होता है, पर्व संधियों के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये तो जानते होंगे ना हिस्टोलॉजी वगैरह, बस इससे अधिक नहीं। अब ये तीनों को देख लेते हैं। को पादप अस्थाई पादप में हमने देखा अस्थाई ऊतक, उसमें देख रहे हैं सरल ऊतक। इसमें देखा जाए तो ये जो होते हैं सरल ऊतक या साधारण ऊतक कहें तो ये जो होते हैं ये एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं के कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थाई ऊतक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सरल अस्थाई ऊतक कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। अब पूछेंगे आप एपिडर्मिस क्या है? कुछ जब भी किसी पेड़ पौधों को देखिएगा तो पूरा बाहर से अच्छे तरीके से जो ढके रहता है, सबसे बाहरी जो परत होता है वो होता है आपका एपिडर्मिस। पेड़ पौधों में भी होता है और उसमें भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल पेड़ पौधों में देखें तो एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे बाहरी परत होता है। तो इसके नीचे कोशिकाओं की कुछ परत होती है जिसे सरल अस्थाई ऊतक के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? इसके बाद एपिडर्मिस पढ़ेंगे, पूरा एक पेज में पूरा डिफाइन किया गया, उसमें बता भी देंगे, ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो पैरेन्काइमा है, मृदुतक होता है, और दूसरा कॉलेनकाइमा है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्थूल कोड़ोत्तक, और तीसरा है स्केलेनेकाइमा जिसे दृढ़ोत्तक कहते हैं। एस्के आधा स क लेरेकाइमा या दृढ़ोत्तक के नाम से इसे जानते हैं। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी में कोई देगा नहीं लेकिन इसके नाम से ही स्पष्ट है। एक होता है मृदुतक। मृदु मीन्स क्या होता है? कोमल। मृदु मीन्स क्या होता है? जो कोमल हो,
कोमल किसको कहेंगे? दूसरा जो देखिए इसके नाम से पहले वो डिफाइन कर देते हैं। मृदुतक मीन्स क्या होता है? कोमल, कोमल से थोड़ा सा टाइट, यानी एक तरह से कहा जाए ये लचीलापन। और तीसरा जो होता है पूरा टाइट, दृढ़ोत्तक है, यानी आके फाइट कर लो हमसे। अब ये तीनों को याद कैसे करेंगे? अंग्रेजी में देगा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को कैसे याद करेंगे? पैरेनकाइमा जो था मृदुता किसका होता है, कैसे याद करेंगे? तो पैरेनकाइमा जो होता है वो किससे? प्रेम से संबंधित है। पैरेनकाइमा जो होता है वो प्रेम से संबंधित है। और प्यार जो होता है, जो प्रेम होता है ना, डांट के बोलिएगा तो नहीं होगा, प्यार से बोलिएगा। एकदम मतलब एकदम कोमल नहीं होता, कोमल की तरह बन के बोलिएगा, तभी प्यार प्रेम होगा। टाइट होकर बोलिएगा तो होगा। तो आपके शब्दों में या आपके मन में सब जगह कोमल की भावना होना चाहिए। कोमल नाम नहीं, यानी एकदम आराम से प्यार वाला भावना होना चाहिए, एकदम प्यार वाला भावना होना चाहिए, एकदम कोमल भावना होना चाहिए कहा जाए तो। इसी से समझिए एकदम मृदु होना चाहिए। आपका जो वॉइस निकलना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मृदु होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। इसी से समझ जाइए पैरेनकाइमा है। क्लियर हो गया? पैरेनकाइमा मीन्स प्यार, यानी एकदम कठोर नहीं बनना, एकदम मुलायम हो जाना है हमको। एकदम क्या हो जाना है? मुलायम हो जाना है, मृदु हो जाना है। हमें लग रहा है याद हो गया होगा। कॉलेनकाइमा मीन्स क्या हो गया? स्थूल कोड़तक होता है, याद रखिएगा। कॉरेन, इसका नाम भी याद रखिएगा, कॉले, कॉले, क्योंकि इसमें और भी नाम है। वो कॉलिन काइमा, कॉलिन काइमा। वो कॉ मीन्स क्या होता है? कॉ मीन्स क्या होता है? कॉ मीन्स क्या होता है? अब जनरल भाषा में उल्टी होता है, उसी को कॉ कह देते हैं कुछ लोग। तो ये कब होता है? जब पूरा आप टाइट हो जाइएगा तब कॉ वगैरह आने लगेगा। अगर उसी में आप लचीलापन क्लासरूम में रखिएगा, जैसे किसी को दिक्कत है, ठीक है बाबू चल जाओ। अब पूरा गर्मी है, उसी में अभी गर्मी का मौसम, पूरा टाइट कर दिए कि नहीं किसी को नहीं जाना, किसी को पानी नहीं पीना, किसी को बाहर नहीं निकलना, ये ऐसा कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा नियम में आपका लचीलापन होना चाहिए। यही होता है कॉलेनकाइमा। ये क्या होता है? कॉलेनकाइमा। मुझे लग रहा है याद हो जाएगा। उस समय जाइएगा तो एकदम सर ने ये बताया था। ठीक है। लास्ट होता है एस्केलेरेनकाइमा। इसे कैसे याद करेंगे? एस फॉर स्ट्रॉन्ग। एस फॉर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। एस फॉर एस फॉर स्ट्रॉन्ग। तो ये लिखेगा, समझिएगा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूती की बात कहा जाएगा, बहुत मजबूत, इतना मजबूत रहेगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि मृत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि मृत हो जाएगा। क्योंकि बाहर की जो कोशिकाएं होती है ना वो मृत होती है। देखिएगा उसको खाल वगैरह निकाल के देखिएगा तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। किसी पेड़ को देखिएगा तो उसको तोड़ के देखिएगा तो उसमें कुछ नहीं होता है। तो जो एस्केलेरोकाइमा होता है, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग खुद को कर लेता है, खुद मृत हो जाता है। ठीक है। पेड़ पौधों में बाहर वाला देख लीजिएगा, उस करोनकाइमा होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये याद कराने के लिए कह रहा था मैं, लेकिन उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, ये इतने स्ट्रांग होते हैं। जैसे कोई भी आप बीज ले लीजिए जो टाइट हो, जो आपका सर फोड़ दे। जैसे नारियल में लेके आऊँ और आपके सर पे मारूँ, सर आपका फट जाएगा। जिस चीज़ से आपका सर फट जाए समझ जाइए वो दृढ़ोत्तक है या स्क्लेरोकाइमा है। दृढ़ोत्तक है या स्क्लेरोकाइमा है। कुछ भी फल वगैरह जो भी है, अंगूर लेके आऊँ आपके सर पे फोड़ूँ तो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा आपका सर। तो कहिए नहीं सर अंगूर से कहाँ फूटेगा, हंसने लगिएगा। तो जाहिर सी बात है कि अंगूर में क्या होता है? स्क्लेरोकाइमा नहीं होता है उसके फल में। किसके फल में होगा? मैं कहूँ कि आप वो वाला अखरोट लेते ही सर पे मारू, फूट जाएगा आपका सर। जिससे चोट लगे, बहुत तेज लगे कि हाँ दम है उसमें, तो समझ जाइएगा कि थोड़ा सा दम है, यानी टाइट जो होगा वो क्या है? स्क्लेरोकाइमा है। जो टाइट होगा स्क्लेरोकाइमा है। चलिए अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि जीवित कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? तो सारी जीवित कोशिकाएं मिलेंगी। एक जीवित कोशिका नहीं होती है जो खुद को टाइट कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, मजबूत कर लिया कि हम ही पेड़ पौधे को पूरा सुरक्षित रखेंगे, हम ही पेड़ पौधे के लिए हैं, दूसरा कोई नहीं है। वही एक मृत होता है, बाकी सब जीवित रहता है। क्योंकि खुद को इतना मजबूत कर लिया कि पेड़ पौधों को मजबूत कर दिया, यानी कुर्बान कर दिया पेड़ पौधों के लिए। इसलिए मृत कोशिकाएं पूछेगा यही, निम्न में से कौन सी मृत कोशिकाएं हैं? ऑप्शन दे देगा इन तीनों को, इनमें से सभी, ऐसे करके दे देगा। तो इसमें किसको मारना होंगे? स्ट्रॉन्ग वाले को, स्क्लेरोकाइमा को या दृढ़ोत्तक को, यही देगा, अंग्रेजी में देगा। चलिए एक चीज़ याद हो गया। ये पूछेगा कि सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक कौन सा है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक कौन सा होगा? जाहिर सी बात है दुनिया में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा महत्व क्या है?
एक कहावत है, क्या तो कहा जाता है उसमें, जिसमें लास्ट में कहा जाता है 2.5 अक्षर प्रेम का, ऐसे करके होता है, कहावत याद नहीं आ रहा। तो मतलब सारा चीज़ आपने सीख लिया, लेकिन एक चीज़ सीख ना सके 2.5 अक्षर प्रेम का, वो कौन होगा? दुनिया का प्रत्येक चीज़ सीख लीजिए, लेकिन आपके अंदर प्रेम और प्यार नहीं हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी सीखा ही नहीं है। पूरा धन, पूरा पैसा कमा लीजिए, लेकिन आपके अंदर प्रेम वगैरह की भावना नहीं है तो ख़त्म है। तो इसमें भी वही होता है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन होगा? कि सबसे अधिक प्यार मोहब्बत वही है, को पैरने कायमा है, यानी मृत्यु तक है। कुछ याद नहीं करना, बस सुनते जाइए, याद हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ये मृदु है यानी कोमल है, मुलायम है, तो इसकी जो होती है कोशिका भित्ति वो कैसी होगी? वो कोशिका भित्ति इसकी पतली होगी। इसकी कोशिका भित्ति कैसी होगी बाबू? पतली होगी। पढ़ लीजिए, पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। कैसा होता है? सरल कोशिकाओं का बना होता है। और दूसरे वाला का क्या होगा ना, कोशिका भित्ति, वो थोड़ा सा जाहिर सी बात टाइट होगा। लेकिन उससे पहले पढ़ लेते कि इसके कारण पौधे में लचीलेपन का गुण होता है। किसके कारण? पूछ देगा प्रश्न, किसके कारण पौधे में लचीलेपन का गुण होता है? कौ वाले के कारण। कौ, कॉमिस हमने याद कराया था, कौ आ गया यानी उल्टी आ गया, तो इसलिए हमने स्कूल में बच्चे थे, बहुत टाइट हमने रख दिया था, कोई लचीलापन नहीं रखा था, तो बच्चे को क्या आ गया? उल्टी आ गया, कौ आ गया। तो वही कॉलरेने कायमा के कारण हमने लचीलापन लाया। वो कॉलरेने कायमा है, वही चीज़ लिखा गया, कॉलरेने कायमा, इसके कारण पौधे में लचीलेपन का गुण आता है। इसके बाद लास्ट वाला है, इसकी भित्तियाँ प्रायः मोटी होती है। जाहिर सी बात है, बहुत टाइट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है तो क्या होगा? बहुत टाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो उसका कोशिका भित्ति मोटी होगी, तभी ना उसके आर पार आप उंगली से नहीं देख सकते। पतली होगी तो फिर आर पार चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग कहाँ गया, मजबूत कहाँ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दें और याद भी कर लीजिए, आगे भी मिलेगा। जिसकी कोशिका भित्ति मोटी होगी ना, जिसकी कोशिका भित्ति मोटी होगी और बहुत मोटी है, तो समझिए कि वो मृत ही होगी। वो क्या होगी? अधिकतर मृत होगी। और साथ में ये भी जान लीजिए कि उनके अंदर कोई आंतरिक स्थान नहीं होगा। मृत होगी, देखिए खूब बहुत ज़्यादा मोटी है, तभी तो बहुत ज़्यादा मोटी है तभी तो उसके अंदर कोई आंतरिक स्थान नहीं है। मान लीजिए कि हमको किसी का रक्षा करना है, तो उसका केवल मुंह ढक लिए, मुंह केवल ढक लिए, बाकी सब चीज़ छोड़ देंगे तो उसका रक्षा करेंगे कि केवल मुँह का रक्षा करेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें पेड़ पौधों का रक्षा करना है, मतलब मान लीजिए हम हैं, जो दृढ़ोत्तक है, हम हैं, तो पेड़ पौधों को रक्षा करना का प्रत्येक भाग का हमें रक्षा करना होगा। तो प्रत्येक भाग का हमें रक्षा करना का हर चीज़ को देखना है, इसलिए सारे चीज़ों को हम ढकेंगे। इसलिए एक तो मेरा मोटा है, मतलब जो भी मेरा कोशिका भित्ति है वो मोटा है, और आंतरिक स्थान भी नहीं देंगे कि कहीं से आपका तलवार या कोई भी चीज़ अंदर घुस जाए, कोई भी चीज़ अंदर घुस जाए, यानी कोई भी परेशान हो पेड़ पौधा, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो इसीलिए इसमें पहला और दूसरा पॉइंट एक दूसरे से संबंधित है कि इसकी भित्तियाँ जो होती हैं प्रायः मोटी होती हैं तथा कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। जब भी कोशिका भित्ति मोटी होगा, जब भी भित्तियाँ मोटी होगा, तो उसमें कोई भी आंतरिक स्थान नहीं होगा, यानी कोशिकाओं के बीच कोई स्थान नहीं होगा। मोटी होगी तो क्या होगा? पूरा छेक लेगा ना यार। मान लो कि एक बेंच है, सपोज करो, याद कैसे करोगे? एक बेंच है, अब इस पर पतला व्यक्ति यहाँ बैठा दें तो इस पर कहेंगे कि 2 को बैठ जाएगा, यानी यहाँ पे जगह हो जाएगा। अब वहीं पे एगो बड़ा सा मोटा सा आप लोगों में से कोई व्यक्ति यहाँ आके बैठ गया, जगह मिलेगा। एक को इतना मोटा है कि दूसरे को बिठाएंगे तो और मोटा हो जाएगा, जगह मिलेगा खूब। अब 3 को, एगो बेंच है, इस पर 4 को हमको बैठाना है। अब पतला पतला हुआ, चारों अट गया। अब मोटका को बुलाएंगे, 2 को मोटा मोटा आ गया, पता चला कि थोड़ा भी जगह बचेगा नहीं, बचेगा, उसमें ठूस ठूस का हमको भरना पड़ेगा। उसमें यही होता है, समझ गए? यानी मोटका बैठा है, उसका भित्ति क्या है, यानी भित्ति जो है वो मोटा है, तो मोटा है तो कोई कोशिकाओं के बीच में आंतरिक स्थान नहीं होता है। क्लियर हो गया? और ये कोशिका भित्ति मोटी क्यों होती है, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। किसके कारण मोटी होती है, तो ये हमने सबसे लास्ट में लिख दिया है, और मेरे ख्याल से इसे हमने हाईलाइट भी किया है, याद रखिएगा। लिग्निन के कारण होता है। जो कोशिका भित्ति होती है मोटी क्यों होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि इसमें कोई भी आंतरिक स्थान नहीं होता है स्ट्रॉन्ग वाले में। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा स्थान किस में होगा? कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, जो कौ वाले में होता है, जो उल्टी में, जो लचीलापन में आता है, तो वो कौन सा है? कॉलरेने कायमा है। स्थूल
कुड़ोत्तक है हिंदी में। अब इसमें क्या होगा, चौथे वाले में, इसके मध्य ये तो कोमल है, वो कोमल चीज़ जो होता है ना, कोमल चीज़ तो क्या होगा, एक तो पतला हमने बता दिया, को जाहिर सी बात है उसी से समझ गए होंगे कि इसके कुछ का भित्ति जो होता है, कुछ काओं के मध्य जो कुछ का भित्ति इसका जो होता है पतला होता है, तो जाहिर सी बात है कि पतला पतला आदमी क्या होता है ना, एक बेंच पे जितना चाहे उतना पतला पतला आदमी को बैठा देते हैं। जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या होता है, गैपिंग भी रहता है। उसी चीज़ ये भी वही लिखा है, कुछ काओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है तथा प्राय ये बंधन मुक्त होते हैं, कोई बंधन भी नहीं रहेगा, प्राय ये देखा जाए तो बंधन मुक्त होते हैं। और इस कोशिकाओं के बीच क्या होता है, ये गैपिंग होता है। जनरल भाषा में भी समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और कोमल जब भी शब्द आएगा ना, तो जाहिर सी बात है वहाँ रिक्ति तो मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई स्पंज ही है, वो कोमल है तभी तो उसे आप दबा पाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ को जो कोमल होता है उसको दबा पाते हैं। उसी तरीके से ये है, उसके कुछ का भित्ति के पास क्या होता है, जगह खाली होता है, तभी तो दबा पाते हैं, चाहे कुछ कर पाते हैं। क्लियर हो गया 4 नंबर पॉइंट, मुझे नहीं लग रहा कि आपको याद करने की ज़रूरत है, याद हो गया। अब किसमें कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, तो जो पेरेनेकाइमा होता है ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करते हैं। भोजन का भंडारण कौन करेंगे, जाहिर सी बात है जहाँ क्या रहे, खाली जगह रहेगा, वही तो भोजन का भंडारण करेंगे, वही तो कुछ चीज़ों को रखेंगे। को भोजन का भंडारण कौन करते हैं, पेरेनेकाइमा। दूसरा जो होता है लचीलापन कहाँ आता है, को देखते हैं कभी बंदर को पेड़ पौधे पे चलता है, वो किसी को पकड़ के ना ऐसे झूल जाता है, किसी को पकड़ के झूल जाता है, वो जल्दी टूटता नहीं। को पत्ती और तना वगैरह में जो लचीलापन आता है वो किसके कारण आता है, को पेरेनेकाइमा के कारण आता है। देखिए लिखा भी गया, यह पौधों के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे लचीलापन लाता है। जब भी लचीलापन के बात है इसी में आता है। इसको एपिडर्मिस के नीचे पर्व वृत्त में पा सकते हैं। पर्व जो वृत्त होता है इसमें पा सकते हैं, पर्व वृत्त में क्या कर सकते हैं, इसे पा सकते हैं। अब इसमें चौथा नंबर देखिए, ये कहाँ कहाँ मिल सकता है। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, यह ऊतक जो होता है तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों के सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। जहाँ जहाँ आपको ये दिखे कि कठोर चीज़ का काम है, वहाँ यहाँ मिल जाएगा। जैसे संवहन बंडल के समीप तने में मिल जाएगा, कठोर का काम है। यह ऊतक तने में मिल जाएगा, कठोर का काम है। संवहन बंडल के समीप मिल जाएगा, पत्तों के सिराओं में मिल जाएगा तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। जो भी बीज होता है, बीज में भी होता है, देखिएगा बीज कोई टाइट होता है उसमें होगा। फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है, जो कठोर छिलका जो होता है उसमें भी क्या होता है, उपस्थित होता है, उसमें भी मौजूद होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो नारियल के रेशे युक्त छिलके होते हैं, नारियल के जो होते हैं रेशे युक्त छिलका होता है, जिससे सर पे लगने से क्या होता है, फट जाता है, सर क्या होता है, फट जाता है। तो नारियल के रेशे युक्त छिलके होते हैं। नारियल देखे ही हैं, उस पर देखिएगा बाहर वाला छिलकुआ जो बहुत कठोर होता है, वो किसका बना होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेटली। उसमें किस ऊतक का वो बना होता है, जो नारियल के रेशे युक्त छिलके होते हैं। तो किसको सर पे लगा के डाल देने से फट जाएगा सर, नारियल का छिलका से सर फट नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है कि किसका बना हुआ रहता है, दृढ़ोत्तक का। और इसका स्ट्रॉन्ग वाला नाम याद रख लीजिएगा, नाम क्या है स्ट्रॉन्ग वाला, पेरेनेकाइमा। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक याद कर लीजिए। और पांचवा, कैसी होती हैं, लंबी होती है, पतली होती है, ये कैसी होती है, ये केवल इन्हीं दोनों का याद करना है, तो याद कर लीजिए। इसकी कोशिकाएं जो कौ वाला है, जो लचीलापन है जिसमें, इसकी कोशिकाएं लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। और इसका पांचवा पॉइंट, ये लंबी और पतली होती है, लंबी और पतली होती है तथा इसकी भित्ति किसके कारण मोटी होती है, कि लिग्निन के कारण मोटी होती है। किस में लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन के कारण क्या होता है, तो भित्ति क्या होता है, मोटी होता है। किसकी भित्ति मोटी होती है और किसके कारण होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि लिग्निन के कारण मोटी होती है। पहले की किताब में क्या दिया था, जब पुराना एनसीईआरटी पढ़िएगा तो सीमेंट की तरह ये कार्य करती है, एक पदार्थ होता है जो सीमेंट की तरह कार्य करती है, लिग्निन में ऐसे दिया था। अभी वाले नए वाले एनसीईआरटी में ये चीज़ हटा दिया है, कुछ चीज़ें चेंजिंग होते हैं नए बुक में। चलिए दोनों में देख लेते हैं कि दोनों क्या करते हैं। को पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। पेरेनेकाइमा जो होता है वो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और दूसरा जो होता है पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। कठोर और मजबूत कौन बनाता है, स्ट्रॉन्ग वाला बनाएगा, जाहिर सी बात है। अब
ये जो है पेरेनेकाइमा होता है, इसमें 2 और नाम जुड़ जाते हैं। पेरेनेकाइमा में 2 नाम और कौन से जुड़ जाते हैं, केवल याद कर लीजिए। तो एक होता है क्लोरेनकाइमा, याद रखिएगा, क्लोरे है, और ये क्या है, कौ वाला है, कॉले है, कॉलिनकाइमा, और ये क्या, क्लोरे, जिसे हरित, क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता, क्लोरोफिल से संबंधित है क्लोरेनेकाइमा। याद हो गया, क्लोरोफिल से संबंधित क्या, नाम से स्पष्ट है, क्लोरोफिल या क्लोरेनेकाइमा। काइमा वगैरह लगा दी, न काइमा, आधा न काइमा लगा दिया है, बस यही देखना है और कुछ नहीं है। क्लोरेनेकाइमा जो होता है हरित लवक के नाम से भी इसे जानते हैं। वो कुछ पेरेनेकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण जिसके कारण होता है उसे क्या कहेंगे, क्लोरेनेकाइमा। याद हो गया, क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण कराता है, इसी को हम क्या कहेंगे, क्लोरेनेकाइमा या हरित उत्तक। एक और नाम है जिसे याद करना है, एरेनेकाइमा जो जलीय पौधे से संबंधित होता है। एयर समझते हैं, हवा किसी में, देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है ना, तैरने लगता है। तो कोई भी चीज़ कब तैरने लगता है, कि जब हवा की गुहिका वगैरह पाया जाएगा। अब गुहिकाएँ क्या होता है, गुहिकाएँ जैसे मुंह को क्या कहा जाता है, मुंह को क्या कहा जाता है, मुंह को मुंह गुहिका, यानी जहाँ कोई खाली स्थान रहता है। गुहिका मतलब क्या होता है, कोई भी खाली मुंह गुहा, कोई मुख गुहा, नाक का गुहा, कोई, ये सब क्या होता है जहाँ खाली स्थान होता है उसी को। इसी तरीके से इसमें है एरेनेकाइमा में, जलीय पौधों में पेरेनेकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहाएं, ऐसे एयर होता है, को हवा, जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे क्या होते हैं ना, पानी में तैरते रहते हैं, उतराती रहती, पानी में देखिएगा जलीय पौधे जो होते हैं उतराती रहती है, तैरती रहती है। तो ये कैसे संभव होता है कि जलीय पौधों में पेरेनेकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, जिनके कारण ये जल में उतराती हैं। जल में क्या होती है, उतराती हैं। स्पष्ट याद रखिएगा, ये हवा का आदान प्रदान वगैरह कुछ दे देगा ना, तो यहाँ से दिक्कत हो जाएगा कि हवा का आदान प्रदान यहीं से होता है। कहाँ से लेंगे, स्टोमाटा से लेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो इसके बाद हमको पढ़ना है उसमें पढ़ेंगे। तो वो चीज़ यहाँ दे देगा तो यहाँ गलत हो जाएगा। एरेनेकाइमा क्या होता है ना, वो तैराने के लिए हवा की जो होती हैं वो बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं, इसे कहेंगे एरेनेकाइमा कहेंगे। क्लियर हो गया। अब ये खत्म, ये क्या हो गया, खत्म। अब एक पढ़ना है एपिडर्मिस, इसके बाद आपका जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, काम खत्म हो जाएगा और जितना भी पढ़ना था क्लियर हो जाएगा। एपिडर्मिस पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से भी 1 या 2 या 3 निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, केवल आपको सुनना है। पूरा 1 पेज में आपका एपिडर्मिस है और 2-3 प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से बनते हैं, 2-3। एपिडर्मिस जो होता है ये कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है। ABCD स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे इसका नाम भी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया हमने, एपिडर्मिस। स्टार्टिंग से स्टार्ट क्या कर दिया है, एपिडर्मिस। कभी भी किसी भी शब्द को देखना हो ना, तो इंग्लिश हिंदी में ज़रूर देखिए, कुछ और लिख देता है हिंदी में चाहे किसी इंग्लिश में, तो उसको इंग्लिश हिंदी ज़रूर कीजिएगा। जब भी आपका एग्जाम होगा इंग्लिश हिंदी दोनों रहते हैं, ये तो ऑफलाइन एग्जाम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखे हुए रहेंगे, तब तो आप पढ़ ही लेंगे। हमको लग रहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें दिक्कत है, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए एपिडर्मिस की हम बात कर लेते हैं। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होता है, क्योंकि ABCD से ये स्टार्ट है, को ए से नाम है इसका इसलिए। दूसरा है शुष्क स्थानों पे, शुष्क मीन्स क्या होता है, सूखा, तो सूखा वाले स्थानों पे एपिडर्मिस मोटी होती है। एपिडर्मिस जो मिलने वाली होती है वो मोटी हो सकती है। शुष्क मतलब सूखा वाले स्थानों पे एपिडर्मिस जो होती है मोटी होती है। मोटी क्यों होती है ना, क्योंकि अंतर कोशिका यहाँ पे स्थान नहीं होगा, मोटी होगी तो अंतर कोशिकाएं स्थान नहीं होगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जल को हानि कम पहुँचाएगी। इससे जल का क्या होगा, जल फायदे में रहेगा, जल सुरक्षित रहेगा, पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, जल की हानि कम होगी तो, क्योंकि सूखा स्थान है, सूखा रहेगा, कहीं बारिश नहीं हुई, ये हुआ, तो जल वहाँ पे क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये कार्य कौन करता है, शुष्क स्थानों पे मिलने वाली एपिडर्मिस मोटी होती हैं।
मोटी कौन होती है? एपिडर्मिस होती है। क्यों मोटी होती हैं ये पूछा जा सकता है कि जल की हानि को कम करने के लिए ये होती है। और जब एपिडर्मिस मोटी होगी तो हमने पहले भी आपको बता रखा है कि एक बेंच पे 4 आदमी को पतले पतले बैठा सकते हैं, लेकिन अगर वो मोटा हो जाएगा तो बैठाएंगे नहीं, बैठा पाएंगे। अगर बैठाते भी हैं तो उनके बीच रिक्त स्थान बचेगा नहीं बचेगा, तो अंदर कोशिकीय स्थान नहीं बचता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, पौधे की पूरी सतह को ढक कर सभी भागों की रक्षा करती है। कुछ याद नहीं करना, सभी को रक्षा करना उसको, बस यही है। सभी को ढकेंगे तभी तो रक्षा होगा। चौथा है एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी, अब देखिए एपिडर्मल कोशिका जो होता है पौधे की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। इसका काम क्या है ना, बाहर में है तो एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी बना देगी। इससे क्या होगा, जल की हानि के विरुद्ध होगा कार्य, और जल की हानि नहीं होगा, यांत्रिक आघात से बचाएगी तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। जो परजीवी होते हैं, जो कवक होते हैं, उसके प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। और ये जो मोम जैसी होती है तो कुछ बुक में इसे क्यूटिकल, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन एक बुक में हमने देता क्यूटिकल दिया गया। ये मोम जैसी जो परत होती है ये क्या होता है, क्यूटिकल दिया गया था। इसके आगे जो है पांचवा पॉइंट, अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं चपटी तथा बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। अधिकांश जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है वो चपटी होती है। कैसा होता है, चपटा होता है। वो क्या होता है, बाहरी है तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा, चपटा होगा। तथा बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां जो होती है, तो बाह्य मीन्स क्या होता है, बाह्य तथा पार्श्व यानी बाहर वाली जो होती है वो भित्तियां क्या होती है, वो मोटी होती है। बाहर वाली भित्ति मोटी, और आंतरिक भित्तियों की अपेक्षा देखा जाए तो बाहर वाला भित्ति मोटी होगा, क्योंकि अंदर वाला जो भित्ति होगा वो पतला इसलिए होगा इससे क्योंकि वो अंदर काम करना है। अब बाहर में तो सुरक्षा प्रदान करना है कि बाहर वाला क्या होगा, मोटा होगा। और जब भी मोटा होगा तो उनके बीच कोई भी रिक्त स्थान नहीं बचेगा। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट शब्द आता है एस्टोमेटा। एस्टोमेटा क्या कहलाता है, इसके द्वारा क्या होता है और किसमें ये कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, पूछे भी जा सकते हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र को, पत्ती देख लिया आपने, पत्ती का सबसे बाहरी जो होगा वो एपिडर्मिस होगा, तो उसमें देखिएगा ना पत्ती को ध्यान से, या कुछ दिन सूख हो जाएगा तो उसमें देखिए छोटा छोटा छिद्र होता है। इस छिद्र को क्या कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं। इस छिद्र को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं। एस्टोमेटा, रंध्र, छिद्र, तीनों शब्द समझ गए। इसे दो विक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए ये बिंदु है ना, तो इसको भी ढकने के लिए विक्र आकार के, विक जो होता है ना शरीर में, विक को दो विक आकार के इसको कोशिकाएं जो होती घेरे रखती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, रक्षा करने के लिए उसे घेरे रखती हैं, रक्षी कोशिकाएं होती हैं। और ये कोशिका यानी स्टोमेटा जो होता है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। तथा दूसरा चीज़ ये कार्य क्या करता है, तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है यानी वाष्प के रूप में पानी निकालने का कार्य होता है, वो भी किसके द्वारा होता है, तो वो भी एस्टोमेटा के द्वारा होता है। सॉरी, इसको ऐसे अंडरलाइन करना, वो भी किसके द्वारा होता है, एस्टोमेटा के द्वारा होता है। जो रंध्र होता है उसी के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, वाष्प के रूप में पानी का निकलना। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दो और VBI में हमने रखा है, वहाँ से भी पूछे जाएंगे, फिलहाल इसे पढ़ लीजिए। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं साधारणतः इनमें बाल जैसे, ये पूछा जा सकता है कैसे होते हैं ये, तो बाल जैसे प्रबद्ध होते हैं। इससे क्या होता है, तो जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है। किसके कारण जल का अवशोषक सतह बढ़ जाता है, बाल जैसे प्रबद्ध के कारण जल, अब देखिए बाल जैसे प्रबद्ध होता है ना बाल, तो ये ज़्यादा खींचेगा, बाल जैसे प्रबद्ध होता है ये ज़्यादा खींचेगा, इसलिए ये जड़ों की कुल अवशोषक, किसको अवशोषक करता है, किसको सोखता है, किसको खींचता है, तो ये जल को खींचता है। तो जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। सोखने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी जल को सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जल शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं किए गए, याद रखिएगा जल के लिए, क्योंकि जड़ जब भी संबंधित होगा किससे संबंधित हो जाएगा, जल से। अब दो VBI में रखिए, दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको याद होना चाहिए।
जो मरुस्थलीय पौधों की बाहरी परत होती है, मरुस्थलीय मतलब जहाँ मरुस्थल होता है, जहाँ मरुभूमि होती है, जहाँ क्या कहते हैं बालू वाला जगह जो होता है, तो मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन क्यूटिन जो होता है, मरुस्थलीय क्या होता है ना, मरुस्थल होता है यानी जहाँ पे पानी की कमी हो। मरुभूमि यानी क्या, बालू वाला जगह में क्या होता है, पानी का कमी होता है। तो पानी का कमी के कारण एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जो जल को बाहर से नहीं निकालने दे, जो बाहर नहीं निकले जल। मरुभूमि में किसकी कमी है, पानी का। बहुत दूर दूर से लोग पानी ढो के लेके आते हैं, पीने वाला पानी। तो जाहिर सी बात है वहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ भी तो पानी चाहिए। अगर बीच में हम छोड़ दें, चारों तरफ पानी है, बीच में आपको छोड़ दे तो क्या होगा, आपका पता चलेगा ना पानी मिल रहा नहीं कुछ, एकदम धूप एकदम तेज़ है। तो इसीलिए जो पौधे होते हैं उनकी बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में एक शब्द आता है क्यूटिन। क्यूटिन याद कीजिए, क्यूटिन 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 क्यूटीना क्यूटीना क्यूटिन 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 या क्यूटिन, ठीक है। क्यूटिन यानी क्यों हम टीन लेके जाएं, क्यों हम टीन लेके जाएं, यानी क्यों हम ऐसा करें। तो क्यूटिन मीन्स क्या हो गया, यानी क्यों ऐसे जगह पे आ गए यार, क्यों टीन कर दिया मुझे, क्यों टीन कर दिया, ये टीना जैसा हमको क्यों बना दिया। तो यही क्यूटिन जो होता है एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। इस पे जल अवरोध रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। और ये क्यों होता है ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि जल बाहर निकले। अब ये लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसे भी पढ़ लीजिए। वृक्ष की आयु बढ़ने पे, जब वृक्ष की आयु बढ़ता है तो एक दूसरे विभाजोतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। तने के एपिडर्मिस का क्या होती है, स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। बाहरी सतह की कोशिकाएं क्या होती है, इस सतह से अलग हो जाती है। जब पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। बहुत परतों वाली किसका निर्माण करती है, मोटी छाल का निर्माण करती है। इसकी भित्ति पर वृक्षों की आयु बढ़ जाने पर, और उसके बाद याद कर लीजिए, पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। मोटी छाल का क्या करती है, निर्माण करती है। इसकी भित्ति पर कौन सा रसायन पाया जाता है और ये किस लिए पाया जाता है, ये क्या करता है, ये दोनों पूछा जाएगा। याद रखिए बहुत विधि यही है, सुबरीन नामक रसायन होता है। सुबरीन, क्यूटिन और सुबरीन में अंतर याद रखिएगा। क्यों मतलब प्रश्न कर दिया कि हम क्यों मरुस्थल में आए, क्यूटिन हो गया। सुबरीन मीन्स क्या होता है, पुराना हो गया, कुछ सुबरीन हो गया, सुबरीन हो गया, सुबरीन हो गया। तो नामक रसायन पाया जाता है जो करता क्या है, जो छालों को हवा या पानी के लिए अभेद बनाता है। किसके लिए, हवा और पानी के लिए, दोनों के लिए, हवा और पानी। यहाँ क्या था, पानी, और यहाँ हवा पानी के लिए अभेद बनाया जाता है। और ये नाम क्या है इस रसायन का, सुबरीन नाम है। और यहाँ पे जब भी मोटी छाल वगैरह का जिक्र होगा तो ये क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा और कुस्कीय स्थान नहीं होता, अंतःकुस्कीय स्थान इसमें नहीं होता है। मोटी छाल बन गया तो जानते ही हैं, मृत हो जाएगा, अंतःकुस्कीय स्थान नहीं होगा। ये तो पहले भी याद करवा दिया हमने। चलिए अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं पादप अस्थाई जो होता है। पादप हमने पढ़ा, उसका पादप ऊतक में अस्थाई ऊतक पढ़ा, अस्थाई ऊतक में जटिल ऊतक पढ़ा, जटिल ऊतक में जटिल अस्थाई ऊतक। जटिल अस्थाई ऊतक में दो ऊतक हम जानते थे, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं ना, तो जैसे क्या होता है ना, यहाँ याद करवा देता हूँ फिर नीचे पढ़ लेते हैं। जैसे जाइलम होता है, जैसे जड़ होता है, और जड़ क्या करता है ना, जल और खनिज को, देखिए शब्द पढ़िए, जैसे जाइलम, जैसे जड़, जैसे जल और खनिज को ऊपर लेके जाता है। जल और खनिज को क्या करता है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर लेके जाता है। ये सारी चीज़ करते हैं। फ्लोएम क्या होता है, फ से फ्लो और फ से फल, फल मतलब भोजन। तो जो भी पत्ती भोजन बनाती है उसको लेकर जाने वाला कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो ये दोनों ले जाने का कार्य करते हैं, दोनों ले जाने का कार्य करते हैं। और फ्लोएम के बारे में एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, ये दो दिशीय होता है, दो तरह का कार्य करता है। एक तो सबको भोजन चाहिए कि नीचे भी लेके आना पड़ता है, पूरा पत्ती में लेके जाना, इधर उधर चारों तरफ फ्लोएम घूमते रहता है। लेकिन जड़ को क्या है ना, ऊपरे जाएगा, चलो ऊपर चलते हैं पानी लेके। तो जाइलम जो हो गया ना, ऊपर लेके जाता है, केवल नीचे कहाँ जाएगा, वह भी नीचे ही से तो लेके जा रहा है, तो नीचे जाना नहीं। तो ये सीधे ऊपर जाता है। और दो दिशाएं में कौन कार्य करता है, फ्लोएम कार्य करता है। ये पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं। अब ये ले जाने वाले को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। संवहन मीन्स क्या, वहन करना, इधर उधर लेके जाना।
तो ये संवहन ऊतक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये वहन करते हैं, इधर उधर लेके जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन ऊतक भी कहलाते हैं। ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। बड़े पौधे स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूलन बनाती है। बड़े पौधे जो होते हैं स्थलीय वातावरण में इसे रहने के अनुकूल बनाती है। अब इसमें देख लेते हैं जो जाइलम होता है, जाइलम किससे मिलकर बना होता है। तो जाइलम बना होता है, चार हैं ये जो चार कौन कौन से हैं, चार अव्यय। तो जाइलम के चार अव्यय यहाँ तक आते हैं, चारों याद कर लीजिए। जाइलम किन अव्ययों से मिलकर बना होता है? अधिकतर देखा जाए तो ये मृत अव्यय होते हैं। वैसे बुक में नहीं दिया गया, केवल यही दिया गया एनसीईआरटी में कि सभी मृत मतलब अधिकतर मृत अव्ययों से मिलकर जाइलम बना होता है। जो जड़ वाला है ना, वो अधिकतर मृत होता है। लेकिन इसमें एक याद रखिएगा, प्यार मोहब्बत वाला जो चीज़ होता है ना, वो छोड़ता नहीं है, जल्दी छूटता नहीं है। तो यहाँ पे भी वो आ गया पैरेनकाइमा। जाइलम के साथ भी पैरेनकाइमा आएगा, फ्लोएम के साथ भी पैरेनकाइमा आएगा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। और ये जब भी आएगा ना कि जीवित रहता है। प्यार कहते हैं ना कि प्यार अमर रहता है, उसी तरीके से याद रखिएगा। वैसे बुक में नहीं दिया गया, लेकिन याद रखिएगा ये जीवित है, बाकी सब मृत है। जाइलम के बारे में बता दिया हमने, जल तथा खनिज लवण को लेके जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। इसमें दो हैं, टैकिड जिसे जाइलम वाहिनिका कहते हैं, और वाहिका जिसे वेसल्स, अंग्रेजी में वेसल्स कहते हैं। तो ये दोनों काम क्या करते हैं? तो ये दोनों काम करते हैं, नलिकार इनकी संरचना होती है, पानी तथा खनिज लवण को ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। पानी तथा खनिज लवण को ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। और ये चीज़ आपके बुक में लिखा गया है दोनों के पक्ष में। लेकिन एक बार हम किसी जगह प्रश्न देख रहे थे, और पुराने शायद एनसीईआरटी में भी होगा, नए वाले में नहीं, वहाँ पे आंसर जब पूछा गया था कि कौन लेके जाते हैं पानी और खनिज लवण, तो वाहिनिका का वहाँ पे जिक्र था, जिसे टिक किया गया था। ठीक है, पहला समझ गए। वैसे इसमें लिखा गया है नलिकार इनकी संरचना होती है, पानी तथा खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर ये संवहन करते हैं दोनों का। इसके बाद तीसरा जो होता है वो जाइलम पैरेनकाइमा होता है, ये याद भी हो गया होगा। यहाँ कुछ याद नहीं कर, वाहिनिका है, वाहिका है, वेसल्स है और ट्रैकिड है। इसमें जाइलम पैरेनकाइमा क्या करता है? पैरेनकाइमा के बारे में हमने पहले भी बताया कि ये भोजन का संग्रह करता है। इसमें भी वही कार्य है, भोजन का संग्रह, और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। किनारे की ओर पार्श्वीय संवहन में ये क्या करता है? मदद करता है। एक और आता है फाइबर रेसे। फाइबर रेसे फ्लोएम में भी मृत मिलेगा आपका। जब भी रेसे का चर्चा होगा, जब भी फाइबर या रेसे का चर्चा होगा, समझिएगा कि ये क्या है? मरा हुआ है। रेसा मतलब रेसा निकल गया, ख़त्म हो गया। एक एक रेसा, आप किसको रेसा कहते हैं? ये इसको आप कहते हैं फाइबर है, ये रेसा है, रेसा निकल गया, हिंदी में उसी को रेसा आप कहते हैं। तो ये क्या मृत होता है। तो मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। ये किसका कार्य करते हैं? सहारा देने का कार्य करते हैं। अब फ्लोएम में देख लेते हैं। फ्लोएम में ये चार से बना हुआ है, और यहीं पे आपका ख़त्म भी हो जाएगा। चार अवयवों से मिलकर ये बना होता है। पहला होता है चालनी या नलिका, दूसरा होता है साथी कोशिकाएँ, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेनकाइमा। ये सारे जीवित होते हैं। फ्लोएम रेसे जो होते हैं मृत होते हैं। अब ये दोनों केवल याद कर लीजिए। फ्लोएम जो होता है, भोजन जो होता है, पत्ती द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है, ये दोनों दिशाओं में गति करते हैं। दोनों दिशाओं में ये क्या करते हैं? गति करते हैं। यानी जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करते हैं, ले जाने में। ये दोनों दिशाओं में ये गति करते हैं, ये याद रखिए, दोनों दिशाओं में ये गति करते हैं। चालनी नलिका जो होती है छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार कोशिका होती है। छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार कोशिका होती है। अंग्रेजी में इसे देख लीजिएगा, इस नाम से जानते हैं। और ये जीवित होती है, ये भी जीवित होता है, ये भी जीवित होता है। तो मुझे लग रहा है कि आज का जो वीडियो होता है ना, यहीं पे समाप्त होता है। और मुझे लग भी रहा है कि आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे और इसे याद भी कर लिए होंगे। कुछ है नहीं, इसके बाद और अच्छे से मज़े में पढ़ने में आपका मज़ा आएगा। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो आपका जीव ऊतक, जीव जंतु जो ऊतक है, उसे भी हम पढ़ा देंगे, और ये पाठ वहीं समाप्त हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक प्रश्न आपसे ज़रूर हम पूछेंगे, जो क्यूटीन और सुब्रीन में अंतर क्या है, और दोनों क्या हैं, ये इसके बारे में बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।